अल्बर्ट कामू एक बहुत ही अलग किस्म के लेखक, पत्रकार, नाटककार, उपन्यासकार और एक्टिविस्ट थे। वे खुद को कभी दार्शनिक नहीं मानते थे, लेकिन उनके विचार और लेखन ने पूरे 20वीं सदी के सोच को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने कभी किसी एक दार्शनिक सिस्टम को नहीं अपनाया, न ही वे तर्क वितर्क या नियमों में ज्यादा विश्वास रखते थे। कामू अपने अनुभव और जिंदगी के सीधे सवालों पर ज्यादा ध्यान देते थे, जैसे जीवन का अर्थ क्या है या मृत्यु के सामने इंसान कैसे जिए। कामू ने एक बहुत मशहूर सवाल उठाया, क्या आत्महत्या ही असली दार्शनिक सवाल है? उन्होंने सिसिफस की कथा में इंसानी हालात को उस आदमी की तरह बताया जो एक भारी पत्थर पहाड़ पर चढ़ाता है, लेकिन वो हर बार नीचे गिर जाता है और उसे फिर से वही काम शुरू करना पड़ता है। कामू ने विद्रोह और अपनी कहानियों में इंसान की आज़ादी, धर्म और समाज के सवालों पर खूब लिखा। उनकी सोच ने बहुत बहसें और विवाद भी खड़े किए, खास तौर पर सार्त्र जैसे दोस्तों के साथ। उनकी बातों में धार्मिक मान्यताओं और विज्ञान दोनों की आलोचना मिलती है। कामू की सोच में कई विरोधाभास भी हैं। उन्होंने अपनी किताब सिसिफस की कथा में दर्शन को ही चुनौती देने वाली बातें कहीं, जबकि खुद भी गहरे सवाल उठाए। वे कहते हैं कि इंसान हमेशा अपने जीवन का मतलब जानना चाहता है, लेकिन इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। कामू मानते हैं कि दुनिया में किसी तरह का बड़ा उद्देश्य या अर्थ नहीं है, ना प्रकृति देती है, ना विज्ञान, ना कोई धर्म। इसलिए इंसान को इस खालीपन और असमर्थता के साथ जीना सीखना चाहिए। इसी को कामू ने अर्थहीनता कहा। कामू के लिए ये अर्थहीनता कोई तर्क या थ्योरी नहीं, बल्कि एक तस्वीर है, सिसिफ की कहानी, जो बार बार पत्थर चढ़ाता है लेकिन वो फिर नीचे गिर जाता है। ठीक वैसे ही इंसान बार बार जिंदगी का मतलब ढूंढता है, लेकिन जवाब कभी नहीं मिलता। इस बात को मान लेने के बाद सवाल उठता है, फिर तर्क, दर्शन या सोच का क्या मतलब? क्या कामू ने दर्शन के बजाय सिर्फ एक भाव या स्थिति को बताया है? अगर जिंदगी में कोई बड़ा मकसद या वजह नहीं है, तो इंसान फिर भी जीता क्यों है और सोचता क्यों है? ये उलझन और विरोधाभास ही कामू के विचार की असली पहचान है। कामू ने कभी आसान जवाब नहीं दिए, बल्कि उन्होंने इंसान को अपने सवालों और खालीपन के साथ जीना सिखाया। कामू खुद को दार्शनिक नहीं मानते थे। उनका कहना था कि वे तर्क या किसी एक सिस्टम पर भरोसा नहीं करते। वे अपने आप को एक कलाकार मानते थे, क्योंकि उनके लिए सोचने का तरीका शब्दों के जरिए था, न कि बड़ी बड़ी आइडियाज के जरिए। लेकिन उनके दोस्त सार्त्र ने जल्दी ही पहचान लिया था कि कामू भी असल में गहरे दार्शनिक सवालों से जूझ रहे हैं। सार्त्र ने ही उनके सोच को अर्थहीनता का दर्शन कहा। कामू का अपना तरीका सिस्टम या कड़े नियमों के खिलाफ था, इसलिए उनके बहुत से विचारकों ने उनकी गहराई को ठीक से नहीं समझा। ज्यादातर लोग उन्हें साहित्यकार और समाज के सवालों पर बोलने वाला नैतिक लेखक मानते हैं, लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं कि उनके लेखन में गहरे दर्शन की परतें छुपी हैं, भले ही कामू ने इसे खुलकर कभी नहीं माना। कामू का अंदाज अलग था। वे हमेशा संदेह से शुरुआत करते थे, यानी वे हर बात पर शक करते थे जब तक उन्हें कोई ठोस आधार न मिल जाए। धीरे धीरे वे अपने ही अनुभव और दुनिया के सच से एक खास सोच बनाते गए। कामू ने जीवन की अर्थहीनता पर जो बातें लिखी, वे सिर्फ बयान नहीं थी, बल्कि वे इन सवालों के जवाब भी खोजते थे, जैसे कि मैं आत्महत्या क्यों न करूं, या मैं दूसरों को मारने से खुद को क्यों रोकूं। इन सवालों में वे अपने पूरे दर्शन को सामने रखते हैं। कामू ने कॉलेज में ग्रीक दर्शन और ईसाई धर्म के रिश्ते पर पढ़ाई की थी, लेकिन आगे चलकर उन्होंने साफ कहा कि वे अपने विचारों की बुनियाद धर्म पर नहीं रखते। उनकी कहानियों में और विदेशी जैसी किताबों में धर्म का विरोध खुलकर दिखता है, लेकिन उनके लिए असली सवाल ये था, ईश्वर के बिना जीना कैसा है? उनका सारा काम इस बात को समझने में लगा रहा कि बिना भगवान या किसी ऊपरी ताकत के इंसान कैसे जी सकता है। कामू की पहली किताबों में ही उनका असली रंग दिख जाता है। उनकी रचनाओं में एक ऐसी चेतना दिखती है जो इस दुनिया की सुंदरता और अपने शरीर की मौजूदगी को पूरी तरह महसूस करती है। लेकिन यही एहसास उनके लिए एक दार्शनिक सवाल का हल भी है कि मौत सामने हो तब भी जिंदगी में क्या मायने है।
कामू ने दो विचारों को एक दूसरे के सामने रखा। एक तरफ वो सोच है जो धर्म में डूबकर डराती है, जैसे घमंड बुरा है, आत्मा अमर है, मरने के बाद कुछ होगा वगैरह। दूसरी तरफ कामू कहते हैं कि सच ये है कि इंसान को एक दिन मरना है और उसके बाद कुछ नहीं है, आत्मा अमर नहीं है। उनका मानना था कि सच को छुपाने या ढकने की जगह उसे खुलेआम स्वीकारना चाहिए। असली समझदारी इसी में है कि हम मौत की सच्चाई को जानें और छुपे नहीं। कामू मानते थे कि कोई ऊपर वाला सुख या स्वर्ग जैसा कुछ नहीं होता, बस यही जिंदगी है और इसी में हमें खुशी ढूंढनी है। उनके लिए बस यही दुनिया और यही पल सच है और इसके बाहर कुछ भी नहीं है। कामू को कई बार पैगन यानी पुराने धर्मों का मानने वाला भी कहा गया, क्योंकि उन्होंने ईसाई धर्म को ठुकरा दिया था, जिसमें मौत के बाद की जिंदगी की उम्मीद होती है। कामू के लिए उम्मीद ही सबसे बड़ा धोखा थी। वे मानते थे कि इंसान को फालतू की उम्मीद में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यही उम्मीद इंसान को इस जिंदगी की असली कीमत समझने से रोकती है। वे नीत्शे की उस सोच से भी सहमत थे, जिसमें कहा गया था कि उम्मीद इंसान के लिए असल में मुसीबत की जड़ है, क्योंकि इसी के चलते इंसान अपनी पूरी जिंदगी बस किसी और दुनिया की उम्मीद में बर्बाद कर देता है। कामू कहते हैं कि अगर हम ये मान ले कि मौत के बाद कुछ नहीं है, तो फिर इस दुनिया की खूबसूरती और यहाँ की खुशियों की असली अहमियत पता चलती है। वे ये भी कहते हैं कि अगर हम लगातार अपने अंत के बारे में सोचते रहेंगे तो शायद जिंदगी कटु लगे, लेकिन सच तो ये है कि यही सोच हमें जिंदगी को खुलकर जीने का मौका देती है। कामू के हिसाब से असली सुख इसी पल में, इसी धरती पर अपने शरीर और इंद्रियों से महसूस करने में है। उम्मीद के भरोसे हम जो इस जीवन की दौलत खो देते हैं, वही असल में सबसे बड़ी दौलत है, यानी अपने शरीर से, अपनी धरती से, अपने चाहने वालों से गहरा रिश्ता महसूस करना, वही असली खुशी है। कामू का कहना है कि ये दुनिया अपने आप में सुंदर है और इसके बाहर कुछ नहीं है। जब हम उम्मीदों से खुद को आजाद कर देते हैं तो जिंदगी के रंग और रिश्ते सब कुछ और गहरा और सच्चा लगता है। उनका मानना था कि ईश्वर या परलोक जैसी बातों को छोड़कर बस इसी जिंदगी को पूरी शिद्दत से जीना चाहिए, तभी असली सुख मिलता है। उनके लिए सच्चाई ये थी कि मरने के बाद कुछ नहीं, और इसी सोच के साथ ही जीने का असली मतलब समझ आता है। कामू मानते थे कि इंसान को बस अपनी संवेदनाओं और अनुभवों में पूरी तरह डूब जाना चाहिए, इन्हीं में असली खुशी छुपी है। कामू अपने अनुभवों को कविता या कहानी की तरह लिखते थे और उनकी शुरुआती किताबों में यही तरीका दिखता है। उनके लिए दर्शन कोई सख्त तर्क या नियम नहीं था, बल्कि जिंदगी को पूरी गहराई और सच्चाई से महसूस करने का तरीका था। हवा ठंडी है और आसमान नीला है, मुझे ये जिंदगी बहुत प्यारी लगती है और मैं इसका खुलकर जिक्र करना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरे इंसान होने पर मुझे गर्व महसूस कराती है। कई लोग कहते हैं इसमें गर्व करने लायक कुछ नहीं है, लेकिन मेरे लिए इस सूरज की रोशनी, समंदर की खुशबू, जवानी से भरा दिल, अपने शरीर का नमकीन स्वाद और ये खुला आसमान, ये सब बहुत कुछ है। इन सब चीजों को महसूस करना ही मेरे लिए काफी है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं खुद को किसी नकाब में नहीं छुपाता, बस धीरे धीरे जीना सीख रहा हूं और मेरे लिए यही असली कला है। कामू मानते हैं कि सिर्फ इसी पल को पूरी गहराई से जीकर ही जिंदगी का असली मजा लिया जा सकता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम मौत की सच्चाई से भागे नहीं। नपचोल्स खत्म करने के बाद कामू ने एक नई किताब की योजना बनाई थी, जिसमें जिंदगी के बेमतलब होने के एहसास पर लिखा जाए। इसमें उन्होंने एक नावल लिखा, जिसे बाद में द स्ट्रेंजर के नाम से जाना गया, एक दार्शनिक लेख लिखा, द मिथ ऑफ सिफस, और एक नाटक भी लिखा, कैलिगुला। ये सारे काम उन्होंने अल्जीरिया से पेरिस के प्रकाशक को भेज दिए थे। कामू के हिसाब से सबसे जरूरी दार्शनिक सवाल ये है कि क्या जिंदगी जीने लायक है या नहीं। उनके लिए ये सवाल सबसे गहरा था, क्योंकि बाकी सब सवाल तो इसके बाद आते हैं। उनका मानना था कि असल दिक्कत यही है कि हम अपनी जिंदगी में कोई मतलब ढूंढते रहते हैं, लेकिन ऐसा कोई मतलब होता ही नहीं। बार बार हम उम्मीद करते हैं कि शायद मौत के बाद कुछ होगा, लेकिन सच ये है कि हमारी मौत के बाद सब खत्म हो जाता है। कामू के मुताबिक
इस दुनिया को समझने या किसी तर्क से हल निकालने की कोशिश भी बेमतलब है। वे मानते थे कि हर तर्क, हर नियम, हर सोच अपने आप में निरर्थक है। उनकी सोच का असल मकसद ये था कि अगर जिंदगी का कोई मायना नहीं है तो क्या मौत ही इसका हल है। लेकिन कामू मानते हैं कि हमें खुदकुशी नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें ये देखना चाहिए कि ऐसी जिंदगी को कैसे जिया जाए जो बेकार होने के बावजूद भी जीने लायक हो जाए। उनके लिए सबसे जरूरी यही था कि जिंदगी बेमतलब होने के बावजूद हम उसे पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ जिएं। और इसी में असली खुशी छुपी है। कामू के मुताबिक लोग आत्महत्या इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जिंदगी जीने लायक नहीं है, लेकिन वो इस सोच से सहमत नहीं है। उनका मानना है कि असल में जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी इसे पूरी तरह से जीना चाहिए। वो तर्क या दलील से ज्यादा अपने तजुर्बे, कहानियों और रोजमर्रा की जिंदगी की मिसालें देकर समझाते हैं कि ये जो दुनिया और हमारी जिंदगी है उसमें बेमतलब होने का एहसास बार बार आता है। रोज एक जैसे दिन, एक जैसे काम, वही दफ्तर, वही खाना, वही सोना और हर हफ्ते वही दोहराव। ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है कि सब कुछ कितना बेमानी है। जैसे जैसे इंसान इन बातों को महसूस करता है उसे असलियत का एहसास होता है और वहीं से जिंदगी की बेमतलबता का असली रंग सामने आता है। कामू के मुताबिक इंसान चाहे जितना भी दिमाग लगाए या तर्क करे, उसे कभी अपने सवालों के पूरे जवाब नहीं मिलेंगे। हर इंसान के दिल में शांति और सुकून की चाहत होती है, लेकिन वो कभी पूरी नहीं हो सकती। कामू कहते हैं कि ये दुनिया अपने आप में किसी तर्क या अर्थ से भरी नहीं है, यही सच्चाई है। इंसान हमेशा किसी मायने या नियम की तलाश करता है, लेकिन उसे कभी असली मायना नहीं मिलता। कामू मानते हैं कि हम जितनी भी कोशिश कर ले, कभी भी सब कुछ नहीं जान सकते। इंसान अपनी सीमाओं को पार करने की कोशिश करता है, पर ये नामुमकिन है। दो रास्ते दिखाई देते हैं, या तो इंसान आत्महत्या कर ले या फिर धर्म और उम्मीद का सहारा ले ले। लेकिन कामू इन दोनों से इत्तेफाक नहीं रखते। उनका कहना है कि जिंदगी में हर सच को, हर कड़वी हकीकत को बिना किसी उम्मीद के पूरे होश के साथ स्वीकार करना चाहिए। वे कहते हैं कि इंसान को बिना किसी तसल्ली या झूठी उम्मीद के जीना चाहिए और अपने सीमित जीवन के अंदर ही सच्चाई, बगावत और होशियारी के साथ जीना चाहिए। कामू का यही नजरिया है कि हमें अपने अंत तक बिना समझौता किए खुली आंखों और सच्चाई के साथ जीना चाहिए, चाहे ये रास्ता मुश्किल और अकेला हो, लेकिन इसी में असली आजादी और असली खुशी छुपी है। कामू की सोच में बहुत कुछ नीचे जैसा दिखता है, जैसे भगवान मर चुका है, सच्चाई का सामना करना, आम सोच के खिलाफ लिखना। लेकिन कामू खुद को अस्तित्ववादियों से अलग रखते हैं। वो मानते हैं कि इंसान की हालत में बेमतलबपन साफ दिखता है, पर अस्तित्ववादी आखिरकार किसी न किसी उम्मीद या भागने के रास्ते को पकड़ लेते हैं। कामू कहते हैं कि ये दार्शनिक लोग जो उन्हें दबाता है उसी को भगवान बना लेते हैं और उसी से झूठी उम्मीद खोज लेते हैं। ये उम्मीद असल में फिर से धार्मिक ही है जो इंसान को धोखा देती है। सार्त्र भी कामू की आलोचना से बच नहीं पाते। कामू मानते हैं कि सार्त्र के यहाँ बेमतलबपन बस दुनिया की एक आदत है, लेकिन इंसान उसे समझ सकता है और उसकी वजह जान सकता है। लेकिन कामू के हिसाब से बेमतलबपन किसी चीज का गुण नहीं है, बल्कि इंसान और दुनिया के बीच एक अटूट रिश्ता है। इंसान को सब कुछ समझने की चाह है, लेकिन दुनिया में कभी पूरी सफाई या अर्थ नहीं मिलेगा। ये फर्क दोनों की सोच में है। एक और सार्त्र को यकीन है कि समझना मुमकिन है, दूसरी तरफ कामू के लिए यह रिश्ता ही बेमतलबपन का सबूत है। कामू के मुताबिक अस्तित्ववादी लेखक शुरू में जिस बेमतलबपन को मानते हैं, आखिर में वो उससे भाग जाते हैं और किसी बड़ी उम्मीद या भगवान या और किसी परम चीज का सहारा ले लेते हैं। वो मानते हैं कि इंसान के अंदर किसी न किसी अर्थ या सफाई की तलब हमेशा बनी रहती है, लेकिन असली रास्ता है कि इस बेमतलबपन को पूरी तरह से स्वीकार किया जाए, न कि किसी छलावे या उम्मीद में खुद को बहलाया जाए। कामू की नजर में अस्तित्ववादी सोच अपनी ही बात से मुकर जाती है। शुरू तो करती है बेमतलबपन से, लेकिन बाद में वही पुराने उम्मीद, अर्थ
या गहराई की तरफ लौट जाती है। कामू कहते हैं कि इंसान को सच में आजाद होने के लिए इस बेमतलबपन को आखिरी सच मानकर जीना होगा, बिना किसी और सहारे के। कैमू ने अपनी सोच को शक के नजरिए से देखा, लेकिन उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी उलझन यानी निराशा से बचने का रास्ता मौत और अपनी अनजानियत को अपनाकर ढूंढ लिया। कैमू मानता है कि इंसान कभी जानने की चाह छोड़ नहीं सकता, और यही बात जिंदगी में जोश और खुशी लाती है। कैमू के लिए सच्ची खुशी का मतलब है हर पल को पूरी तरह जीना और उस सच्चाई को मान लेना जो सिसिफस के चेहरे पर है, एकदम साफ, जिद्दी, कड़वी, लेकिन हिम्मत से भरी। उसे किसी झूठी तसल्ली की जरूरत नहीं। कैमू की खुशी बिल्कुल आम तरह की नहीं है। उसकी सोच नीशे से भी मिलती है, जो कहता है कि पूरी तरह से जियो, हर तरह का अनुभव लो, चाहे सुख हो या दुख। लेकिन कैमू शक और नाउमीदी से एक कदम आगे बढ़कर मानता है कि जिंदगी को अपनाना ही सही है, भले ही कोई मतलब न मिले। उसकी यह बात एक कलाकार की तरह पूरी मजबूती से सामने आती है। वह तर्क या बहस नहीं करता, बल्कि अपने लिखे किरदार सिसिफस की तरह कड़ी मेहनत और हिम्मत के साथ जीने को सबसे बेहतर बताता है। कैमू का दर्शन सिर्फ सोच तक सीमित नहीं था, वो समाज और राजनीति में भी एक्टिव था। उसकी पहली किताब द स्ट्रेंजर में भी इंसान की अकेली सोच और बिना वजह हत्या की कहानी थी। लेकिन यही लेखक और दार्शनिक समाज में बदलाव लाने के लिए भी लड़ रहा था। वह अल्जीरिया में एक थिएटर ग्रुप चलाता था और एक अखबार में काम करता था, जहां उसने गरीब लोगों की हालत पर रिपोर्टिंग की। जब जंग शुरू हुई तो कैमू ने युद्ध का विरोध किया, लेकिन हालात ने उसे समझाया कि कभी-कभी लड़ाई जरूरी है, खासकर जब इंसानियत और सम्मान दांव पर हो। फ्रांस पर कब्जे के दौरान कैमू ने खुद से ये सवाल पूछा कि क्या किसी को मारना सही है, खासकर जब जुल्म बहुत बढ़ गया हो। उसने कहा कि मारना तभी सही है जब बिल्कुल मजबूरी हो, और तब भी इंसान को अपनी अंतरात्मा और इंसानियत का ध्यान रखना चाहिए। कैमू का कहना था कि हिंसा की इजाजत सिर्फ बहुत कठिन हालात में है, जब और कोई रास्ता ही न हो, और वो भी पूरी समझदारी और इंसाफ के साथ। हमारी असली ताकत इस बात में थी कि हम इंसाफ और अपने देश को बचाने के लिए लड़ रहे थे। कैमू की सोच में फर्क साफ दिखता है। उसके मुताबिक फ्रांस के लोग दुनिया की बेमानी सच्चाई को स्वीकारते हैं और उसी में जीते हैं, जबकि जर्मनी वाले इस सच्चाई को बदलने के लिए दुनिया पर राज करना चाहते हैं। कैमू के अखबार और नाजी विरोधी आंदोलन ने उसे उस वक्त के सबसे अहम अखबार का संपादक बना दिया, जहां उसने प्लेग नाम की किताब पर काम किया। इस कहानी में प्लेग फैलने से पूरा शहर बदल जाता है और लोगों की असली परीक्षा होती है। यहाँ कैमू यही समझाता है कि बुरे हालात में इंसान को चुपचाप बैठे रहने के बजाय मिलकर, बिना किसी हीरो बनने के शौक के, एकजुट होकर मुकाबला करना चाहिए। असली काम है जितना हो सके नुकसान को रोकना, चाहे हालात जैसे भी हों। प्लेग की कहानी यही बताती है कि मुश्किलें सबको साथ लेकर आती हैं, और उस वक्त जरूरी है कि सब मिलकर काम करें। यहाँ कोई बड़ा नेता या मसीहा नहीं चाहिए, बल्कि आम लोगों का साथ मिलकर करना ही असली जवाब है। ये सोच कैमू के दर्शन से मिलती है, जिसमें वह इंसान के अकेलेपन के साथ साथ उसकी समाज से जुड़ी जिम्मेदारी को भी दिखाता है। कैमू के मुताबिक सबसे जरूरी चीज है जिंदगी को उसकी सीमाओं और सच्चाइयों के साथ अपनाना और खुद से भागना नहीं। जैसे सिफस ने कभी हार नहीं मानी, वैसे ही हमें भी बेमानी लगने वाली दुनिया में डटे रहना चाहिए और हमेशा जिंदगी का साथ देना चाहिए। कैमू की किताब द रिबेल इसी सोच से शुरू होती है कि अगर जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, तब भी जीना ही सबसे जरूरी है, क्योंकि सिर्फ जिंदा रहकर ही हम सवाल कर सकते हैं, खुश रह सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। खुद से या दूसरों से भागना या फिर हिंसा किसी भी हाल में सही जवाब नहीं है। यही वजह है कि कैमू अपने बाद के लेखन में आत्महत्या की जगह हत्या जैसे बड़े सामाजिक सवालों पर ध्यान देता है और इंसान की समाज में जिम्मेदारी को सबसे ऊपर मानता है। कैमू ने जब अपनी बेमानी वाली सोच को समाज और इतिहास के सवालों पर लागू किया, तो उसकी सोच में एक नया रूह दिखता है। उसकी किताब
द रिबेल की शुरुआत में ही साफ दिखता है कि वो अपने पुराने उपन्यास द स्ट्रेंजर की ही बात को आगे बढ़ा रहा है। जैसे लेखक कामेल दाऊद ने लिखा, उस कहानी में अरब की हत्या एक किस्म का फिलोसॉफिकल क्राइम है, यानी सोच समझकर किया गया गुनाह। कैमू खुद लिखता है कि जब हम बेईमानी के एहसास से अपना कोई नियम निकालने की कोशिश करते हैं तो हत्या एक मामूली बात लगती है, न सही न गलत। मतलब अच्छाई बुराई सब बस किस्मत या मन की मर्जी पर टिकी है। अगर इतिहास में हत्या आज की सबसे बड़ी समस्या है तो वही दार्शनिक रूप से भी है। अब जब आत्महत्या को नकार दिया गया है तो सवाल है, फिर हत्या के बारे में क्या सोचें? कैमू की पूरी सोच इसी से शुरू होती है कि जब भगवान नहीं है और जिंदगी बेमानी है, तब इंसान का असली काम है बगावत करना, यानी अन्याय और गुलामी के खिलाफ आवाज उठाना। बगावत उसकी नजर में वैसा ही जरूरी है जैसे सोचने का हक। लेकिन इस बगावत में फर्क है। सार्त्र की सोच बगावत को एक गहरे फिलोसॉफिकल मुद्दे से जोड़ती है, जबकि कैमू के लिए यह इंसान की रोजमर्रा की सीधी सादी समाज से जुड़ी लड़ाई है। वो कहता है कि पहले बगावत अकेले आदमी की होती है, लेकिन असली ताकत तब बनती है जब मैं की जगह हम आ जाता है, यानी सबकी एकजुटता। उसकी मशहूर लाइन है, मैं बगावत करता हूं इसलिए हम हैं। कैमू ने अपनी सोच में बगावत को हिंसा और क्रांति से अलग रखा। उसकी नज़र में असली बगावत वो है जो अन्याय और अमानवीयता के खिलाफ उठती है, लेकिन इंसानियत और एकजुटता बनाए रखती है। कैमू को कम्युनिज्म से दिक्कत थी क्योंकि उसमें सामाजिक बदलाव के नाम पर हिंसा और जबरदस्ती थी, और उसके मुताबिक ये सोच भी धार्मिक और दार्शनिक बहानों की तरह असली बेमानी से भागने की कोशिश है। द रिबेल एक ऐसी किताब है जो दिखाती है कि क्यों जरूरी है कि इंसान अपनी जिम्मेदारी समझे, खुद और समाज दोनों के लिए। उसमें बहुत राजनीति या इतिहास की बातें नहीं हैं, बल्कि ये किताब बताती है कि बेमानी और अन्याय की दुनिया में भी बगावत और इंसानियत ही असली रास्ता है। कैमू की सबसे बड़ी बात यही है कि हमें अपनी सोच और फैसलों की ईमानदारी से जांच करनी चाहिए, क्योंकि जब पूरी दुनिया में हिंसा आम हो गई है, तब असली जरूरत है कि हम अपने अंदर और अपने समाज में बदलाव लाएं, बगावत करें, लेकिन बिना हिंसा के, इंसानियत के साथ। कैमू ने अपनी किताब द रिबेल में साफ लिखा कि कम्युनिज्म की अच्छाई और बुराई दोनों का रिश्ता इंसान के उसी जज्बे से है, जिसमें लोग बेमानी और अन्याय को मानने से इनकार कर देते हैं और दुनिया को बदलने की कोशिश में लग जाते हैं। कैमू मानता है कि बगावत तो जरूरी है, लेकिन वह राजनीति को, जो सिर्फ एक बेहतर भविष्य के सपने में उलझी रहती है, गलत मानता है। उसका कहना है कि असली जिंदगी आज में, इसी दुनिया में जीना है, मौजूदगी में महसूस करने में और इसी पल को अपनाने में। कैमू ने इतिहास और साहित्य में उन सब लोगों और सोचों पर नजर डाली जिन्होंने धर्म को या किसी और बड़े मकसद को छोड़कर खुद को सही साबित करने की कोशिश की। वह राजनीतिक हिंसा के खिलाफ है और उसकी सोच है कि असली रास्ता है आपसी एकजुटता और अपनी सीमाओं को समझना। उसके हिसाब से बदलाव का मतलब हमेशा पूरी दुनिया को बदलना नहीं होता, बल्कि अपने अंदर संतुलन और नरमी बनाए रखना चाहिए। कैमू अपने विचारों को मेडिटेरेनियन यानी समुद्र के किनारे वाले इलाके की सोच से जोड़ता है, जहां जिंदगी को खूबसूरती और ताजगी के साथ जीना सिखाया जाता है। राजनीति के स्तर पर द रिबेल कहती है कि कम्युनिज्म अंत में हिंसा और हत्या तक ले जाता है, और बताती है कि कैसे क्रांतियां कुछ खास सोच और माहौल से जन्म लेती हैं। लेकिन कैमू खुद कभी भी किसी आंदोलन या घटना की गहराई से जांच नहीं करता और न ही सामाजिक जरूरतों या अत्याचार को असली वजह मानता है। उसके लिए तो समाज में न्याय की खोज भी एक किस्म की आध्यात्मिक कोशिश है। कैमू ने खुद को समाजवादी कहा, लेकिन मार्क्सवादी कभी नहीं माना, क्योंकि वो हिंसक क्रांति और उस सोच के खिलाफ था जिसमें मकसद के लिए कोई भी साधन जायज मान लिए जाते हैं। उसके मुताबिक इतिहास को किसी तय मंजिल तक पहुंचाने के नाम पर लाखों जाने देना कभी भी सही नहीं हो सकता। मार्क्सवादी सोच को कैमू एक तरह की बगावत मानता है, जो इंसान को भगवान की जगह रखकर दुनिया को बदलना चाहती है, लेकिन इसमें खुद की सीमाओं को
नज़रअंदाज कर दिया जाता है। उसकी नज़र में इस सोच से धीरे धीरे इंसानियत की जगह सिर्फ ताकत और मौत रह जाती है। कैमू कहता है कि 20वीं सदी में हत्या और हिंसा को बाकायदा सोच समझकर सही साबित किया जाने लगा है और लोगों ने ऐसी घटनाओं को आम बात मान लिया है। उसकी किताब इसी बात की पड़ताल करती है कि आखिर कैसे समाज में लॉजिकल क्राइम यानी योजनाबद्ध कत्ल सामान्य और जायज समझे जाने लगे। कैमू से ये उम्मीद की जा रही थी कि वो जिन तर्कों की बात कर रहे हैं उनकी गहराई से पड़ताल करेंगे, लेकिन द रिबेल किताब में फोकस बदल जाता है। इंसानी समझ तब उलझन में पड़ जाती है जब आज़ादी के नाम पर बंदी बनाए जाते हैं, इंसानियत के नाम पर कत्ले आम होते हैं, या जब किसी को सुपर हीरो बनने का जुनून होता है। ये सब बातें कैमू कम्युनिज्म और नाजिज्म से जोड़ता है, लेकिन किताब के बीच में वो नाजिज्म पर ज्यादा चर्चा नहीं करता, क्योंकि उसके लिए वो बस बेमतलब की दहशत थी। असली सवाल अब ये हो गया कि आखिर कैसे कोई इंसान सोच समझकर कत्ल कर सकता है और फिर उसे सही भी ठहरा सकता है। कैमू की नज़र में ये सोच समझकर की गई हत्या सिर्फ कम्युनिस्टों से जुड़ी है, ना कि पूंजीवादियों, लोकतंत्रों, उपनिवेशवादियों या नाजियों से। वो ना तो होलोकॉस्ट की बात करता है और ना ही हिरोशिमा पर बम गिराने का जिक्र करता है। जबकि पत्रकार रहते हुए उसने कभी फ्रेंच उपनिवेशवाद की आलोचना की थी, लेकिन यहाँ उस पर भी बात नहीं करता। ऐसा लगता है कि कैमू ने कम्युनिज्म की हिंसा को बाकी सारी बुराइयों से अलग करके सिर्फ उसी को निशाना बनाया। उसके विचार जरूर वक्त के साथ बदले, लेकिन उसकी सोच में एक मोड़ आ गया था। अब उसके लिए विद्रोह और बेईमानी की थीम कम्युनिज्म के खिलाफ एक औजार बन गई थी। यहाँ तक कि वो खुद इसके हिंसक टकरावों को नकारता है, लेकिन उसकी अपनी बगावत की फिलॉसफी ही ठंडी जंग के जमाने की सोच बन गई। द रिबेल किताब ने उस दौर की क्रांतिकारी राजनीति के बुरे पहलुओं को दिखाने का दावा किया, इसलिए ये किताब खुद एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गई। कैमू ने बताया कि कैसे आज़ादी के नाम पर शुरू हुई बगावत धीरे धीरे एक ऐसी सोची समझी हत्या में बदल जाती है जिसमें दुनिया को दुरुस्त करने के लिए किसी को मारना भी जायज मान लिया जाता है। असल में कैमू ने स्टालिनवाद से ज्यादा उसके समर्थकों पर निशाना साधा, वैसे ही बुद्धिजीवी जिनकी तरफ कभी खुद भी आकर्षित हुए थे। इनमें से एक थे जॉन पॉल सार्त्र। किताब के आखिर में कैमू अपने दोस्त की बदलती राजनीति पर निशाना साधते हैं। कैमू की नज़र में सार्त्र और बाकी अस्तित्ववादी एक तरह से अपनी शुरुआती बेईमानी को भूलकर इतिहास यानी मार्क्सवाद में अर्थ खोजने की कोशिश कर रहे हैं। ये आरोप थोड़ा बड़ा है क्योंकि सार्त्र ने खुद को कुछ समय बाद ही मार्क्सवादी कहा था, लेकिन ये कैमू के सोचने का अंदाज दिखाता है। वो हर मतभेद को सीधे सीधे दो बुनियादी सोचों की टक्कर मान लेते हैं। द रिबेल के आखिरी चैप्टर्स में कैमू कई बार बड़ा नतीजा निकालते हैं, लेकिन हर बार नए दावे के साथ बिना ज्यादा तर्क या उदाहरण के आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पाठक को तैयार रहना पड़ता है क्योंकि किताब में विद्रोह, क्रांति, इतिहास, निहिलिज्म जैसे शब्द बिना किसी इंसान या कहानी के घूमते रहते हैं। जैसे जैसे किताब आगे बढ़ती है, बातें और भी उलझती जाती हैं और कभी कभी तो समझ ही नहीं आता कि कैमू कहना क्या चाहते हैं। इसके बावजूद कुछ लोग द रिबेल को कैमू की सबसे अहम किताब मानते हैं क्योंकि इसमें उसके विचारों की सबसे गहरी परतें मिलती हैं। इन पन्नों में कैमू फिर उसी पुराने मुद्दे पर लौटते हैं जहां वो भविष्य पर टिकी सोच को, जो इतिहास की दिशा को समझने और बदलने का दावा करती है और हिंसा को सही ठहराती है, अपनी सीमाओं की फिलॉसफी से टकराते हैं। उनकी सोच में जोखिम का एहसास है, सच को जानबूझकर न जानने की बात है और सिर्फ वर्तमान में जीने पर जोर है। लेकिन जैसे जैसे कैमू किताब को खत्म करने की कोशिश करते हैं, वो सबसे मुश्किल सवाल से जूझ रहे होते हैं कि हिंसा से बचना नामुमकिन भी है और गलत भी। विद्रोही हमेशा विरोधाभास में जीता है। वो कभी ये दावा नहीं कर सकता कि वो कभी झूठ या हिंसा नहीं करेगा, क्योंकि ये उसके विद्रोही होने की असलियत का हिस्सा है। अगर वो
पूरी तरह हिंसा से इनकार करता है तो वो अपने विद्रोह से भी मुंह मोड़ लेता है और एक तरह से बुराई और हत्या को हमेशा के लिए मान लेता है। साफ शब्दों में, अगर आप विद्रोह नहीं करते तो आप अन्याय के साथ खड़े हो जाते हैं। कैमू मानते हैं कि विद्रोह में कभी न कभी हत्या जुड़ ही जाती है। फिर भी असल में विद्रोह मौत के खिलाफ ही एक आवाज है और यही वो ताकत है जो इंसान को जोड़ती है। कैमू ने कहा है कि मौत सबसे बड़ी बेईमानी है और विद्रोह उसी के खिलाफ उठता है। इसी वजह से किसी और को मारना, एवं अगर वो अत्याचारी हो, हमारी आपसी एकता को तोड़ता है और हमारी इंसानियत को चोट पहुंचाता है। इसलिए विद्रोह को अपनाते हुए भी हिंसा से पूरी तरह बचना नामुमकिन है। कुछ लोग इस उलझन को नजरअंदाज कर देते हैं। ये वो लोग हैं जो इतिहास पर भरोसा करते हैं, जैसे हेगेल और मार्क्स के अनुयायी, जो मानते हैं कि एक दिन सारी नाइंसाफी और अन्याय खत्म हो जाएंगे और इंसान आखिरकार खुश रहेंगे। कैमू के लिए ऐसी उम्मीद भी वैसी ही है जैसी धर्मों का परलोक, यानी इस दुनिया के बाद का सुख। भविष्य के नाम पर आज इंसानों की कुर्बानी देना कैमू की नजर में बस एक और किस्म का धर्म है। कैमू सबसे ज्यादा नाराज उन बुद्धिजीवियों से हैं जो ऐसी सोच को तर्क और विचार का नाम देकर सही ठहराते हैं। ये दुविधा स्वीकार करने के बाद भी कैमू साफ तरीके से नहीं बता पाते कि कोई क्रांति आखिरकार कैसे अपने शुरुआती एकजुट और जिंदगी से प्यार करने वाले उसूलों पर कायम रह सकती है। हालांकि वो दो बातें जरूर सुझाते हैं। एक क्रांति अगर सच्चे विद्रोह की मिसाल है तो वो मौत की सजा खत्म कर देगी और बोलने की आजादी को रोकेगी न ही बल्कि बढ़ाएगी। द रिबेल में कैमू अपने पुराने विचारों को आगे बढ़ाते हैं, जैसे नप्चुअल्स में कहा था। द मिथ ऑफ सिसिफस में गहराया और द प्लेग में इशारा किया कि इंसानी हालत खुद में ही परेशान करने वाले हैं, बल्कि कहें तो बेमतलब हैं। लेकिन जैसे ही हम अपनी औकात से ज्यादा पाने की कोशिश करते हैं, मुसीबतें खुद बुलाते हैं। विद्रोही उस दुनिया के सामने डटा रहता है जो मरने के लिए मजबूर है, और इंसानी हालात की गहराई में जाकर वो जिंदगी और सच की मांग करता है। लेकिन चाहे वो जानबूझकर माने या ना माने, उसका विद्रोह एक तरह से एक नई नैतिकता या नए धर्म की तलाश बन जाता है। इस किताब में रास्ता ये दिया गया है। हमें मान लेना चाहिए कि हम बिना भगवान के इस ब्रह्मांड में जी रहे हैं और इन्हीं सीमाओं के भीतर विद्रोह करना है, जैसे द प्लेग के किरदार साथ मिलकर महामारी से लड़ते हैं। या फिर आप क्रांतिकारी बन जाते हैं जो किसी कल्पना में बसी न्याय की दुनिया के लिए अपने आज को भुला देता है। कैमू बताते हैं कि किस तरह परंपरागत धर्म का असर खत्म होता जा रहा है और नई पीढ़ी खालीपन और कुछ भी संभव होने की सोच के बीच बड़ी हो रही है। उनका मानना है कि आज की धर्मनिरपेक्षता असल में धर्म से पूरी तरह आजाद नहीं हो पाई है। अब इंसान को अगर ग्रेस की दुनिया का विरोध करना है तो उसे जस्टिस की दुनिया बसानी होगी और गिरे हुए सिटी ऑफ गॉड के मलबे पर इंसानियत को फिर से एक करना होगा। भगवान को मार देना और नई आस्था गढ़ना, यही बगावत की असली और विरोधाभासी मंजिल है। अगर विद्रोह अपनी सीमा पार कर जाए तो हम उसी गलती की तरफ लौट जाते हैं। न्याय, व्यवस्था और एकता पाने की हमारी कोशिशों में तबाही हाथ लगती है। अब जब भगवान का सिंहासन खाली हो जाता है तो विद्रोही खुद को जिम्मेदार मानने लगता है कि वो इंसान की दुनिया में वो न्याय, व्यवस्था और एकता लाए जिसे पहले भगवान से मांगा करता था, एवं अगर इसके लिए जुर्म या हत्या करनी पड़े। लेकिन अगर खुद को रोक ले तो उसे खालीपन और बेमानी का एहसास होता है। कैमू मानते हैं कि उम्मीद और क्रांतिकारी सोच पश्चिमी समाज की जड़ों में बसी है। यही बगावत का रास्ता है, लेकिन वो नहीं देख पाते कि असल में इंसानी बगावत हमेशा से मौत के खिलाफ एक लंबी लड़ाई ही है। कैमू की सोच का एक बड़ा खास और उलझा हुआ पहलू ये है कि वो उन आदतों और चाहतों की भी आलोचना करते हैं जो इंसानों में बेहद नेचुरल हैं। जैसे इंसान के मन में खुदकुशी का ख्याल भी आता है और एक ऐसी व्यवस्था या हमेशा रहने वाली किसी चीज की चाह भी रहती है जो मिल ही नहीं सकती,
दूसरे लेखक भी इसी तरह की बातें करते थे। लेकिन कैमू की खास बात यह है कि वो बार बार अपने पहले के विचार पर टिके रहने की जिद दिखाते हैं। वो दरिबेल में बार बार ये कहते हैं कि जो जरूरत इंसान को कम्युनिज्म की हिंसा तक ले जाती है वो सब में है, खुद उनके भीतर भी। कैमू को भले ही कम्युनिज्म से बहुत शिकायत थी, लेकिन उनके अंदर एक तरह की हमदर्दी भी थी, क्योंकि वो मानते थे कि खुद उनमें और जिनसे वो लड़ते थे दोनों में शुरुआत एक जैसी थी, सोचने का तरीका और कमजोरियां भी एक जैसी थी। बहस में भले ही कैमू कभी कभी नैतिक ऊंचाई से बोलते लगे, लेकिन वो खुद भी मानते थे कि जिनसे वो असहमत हैं वो भी उतने ही इंसान हैं, उतने ही उलझे हुए हैं जितने वो खुद। कैमू का ये नजरिया सबसे साफ उनके छोटे उपन्यास द फॉल में दिखता है, जहां एक ही किरदार क्लेमेंस है, जो कई बार हर इंसान जैसा लगता है, कई बार खुद कैमू या सार्त्र जैसा भी। क्लेमेंस को खुद पता है कि वो एक गलत इंसान है, वो एक लड़की को मरने देता है और कुछ नहीं करता। कैमू इसी कहानी में अपने समय की पूरी पीढ़ी को दिखाना चाहते थे, जिसमें वो खुद भी शामिल हैं। क्लेमेंस की जिंदगी में अच्छे काम भी हैं, लेकिन उसके अंदर ढेर सारा पाखंड है और वो खुद भी इसे जानता है। उसकी कहानी खुद को सही साबित करने की कोशिश और अपने अपराध को कबूलने के बीच झूलती है। वो बार में बैठकर खुद के अंदर उतरता है, अपने अकेलेपन और गिल्ट के साथ जीता है और पाठक को भी अपने साथ उस नरक में ले जाता है। कैमू यहाँ सिर्फ जज नहीं कर रहे, बल्कि समझने की और महसूस करने की कोशिश भी कर रहे हैं। क्लेमेंस भले बुरा इंसान हो, लेकिन आखिरकार वो भी तो एक आम आदमी ही है। कैमू द फॉल के जरिए यही दिखाते हैं कि जिंदगी कभी एक सीधी लाइन नहीं है, हमेशा टकराव और दुविधा से भरी होती है। सबसे आम लगने वाली बातें भी कई बार उलझी और दोहरी होती हैं। कैमू सलाह देते हैं कि इन उलझनों को सुलझाने की कोशिश न करें, बल्कि मान लें कि ऐसी बेचैनी और दुविधा इंसानी फितरत है, इससे भागा नहीं जा सकता। कैमू की सोच अगर एक लाइन में समझानी हो तो यही है कि हमें अपनी जिंदगी की उलझन, अधूरापन और बेचैनी को गले लगाना चाहिए। 21वीं सदी तक आते आते कैमू के विचारों की अहमियत और गहराई बनी हुई है। उनके जाने के 2 पीढ़ी बाद भी उनकी सोच और उनकी लिखी बातें दुनिया भर में अलग अलग तरह के लोगों को सोचने पर मजबूर करती है। कैमू ने भगवान रहित दुनिया में जीने के सवाल को जितनी सच्चाई और साफ गोई से टटोला, वो आज भी नए नए बहसों में याद की जाती है। लेकिन वो कभी भी धार्मिक यकीन या आस्था से खुलकर दुश्मनी नहीं निभाते, ना ही वो यह दावा करते हैं कि भगवान बिल्कुल है ही नहीं। उनके लिए, जैसा द प्लेग में भी दिखता है, ये मुद्दा इतना सीधा नहीं है। वो धर्म, सही गलत और इंसान की सच्चाई, इन सब पर गहराई से सोचते हैं। कैमू की यही ईमानदारी और उलझन आज भी बहुत लोगों को अपने साथ जोड़ती है। 9/11 के हमले के बाद और जब आतंक के खिलाफ जंग शुरू हुई, तब कैमू की लिखी बातों पर फिर से चर्चा शुरू हो गई। खासकर द रिबेल में कैमू के विचारों से लोग ये समझने की कोशिश करने लगे कि 21वीं सदी के आतंकवाद की सोच के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। कुछ लोगों ने कैमू की सोच को आतंक के खिलाफ जंग को सही ठहराने में भी इस्तेमाल किया। वहीं कुछ और लेखकों ने इस बात पर ध्यान दिया कि कैमू ने राजनीतिक हिंसा के बारे में छोटे छोटे समूहों और एक इंसान के स्तर पर क्या सोचा। उन्होंने कैमू के नाटकों में और द रिबेल में ये बताया कि किसी तानाशाह को मारना कभी कभी सही हो सकता है, लेकिन इसकी भी कुछ शर्तें होनी चाहिए, जैसे मारने का मकसद किसी निर्दोष को नुकसान पहुंचाना नहीं होना चाहिए। मारने वाले को खुद भी अपनी जान देने का हौसला रखना चाहिए और ऐसा कदम तभी उठाना चाहिए जब और कोई रास्ता न बचे। लेकिन कैमू ने सामूहिक हत्या, आम लोगों की जान लेना या बिना जरूरत किसी को मारने जैसी बातों को पूरी तरह नकार दिया। उनके लिए असली विद्रोह वही है जिसमें इंसान अपने अंदर की नैतिकता को पहचानता है, अपनी हदें जानता है और जरूरत पड़े तो अपनी जान की कुर्बानी भी दे सकता है। कोविड-19 की महामारी की शुरुआत में द प्लेग किताब की बिक्री अचानक बहुत बढ़ गई और बहुत से लोगों ने फिर से कैमू को पढ़ना शुरू की। या दुनिया भर में इस किताब और कैमू के विचारों पर कई लेख, ब्लॉग
आर्टिकल और चर्चाएं हुई, कहीं डॉक्टरों ने लिखा, कहीं आम लोगों ने, कहीं दार्शनिकों ने। सब यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि कैमू ने महामारी, डर और जिंदगी के बेमानीपन में भी किस तरह जीने की बात कही। कैमू के मुताबिक जब कोई बीमारी या कोई मुसीबत बिना वजह सबको अपनी चपेट में ले ले, तब भी इंसान को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। द प्लेग में डॉक्टर रियू कहता है कि इसमें कोई हीरो बनने की बात नहीं है, बस ईमानदारी से अपना फर्ज निभाना जरूरी है, और यही सबसे बड़ी अच्छाई है, चाहे दुनिया उसे मामूली समझे। कैमू की यही सोच थी कि मुश्किल हालात में भी इंसान को दूसरों के साथ मिलकर अपनी पूरी ईमानदारी और मानवता के साथ जीना और काम करना चाहिए।